नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज हम खिलाफत आंदोलन के बारे में बात करने वाले हैं। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने मित्र राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध किया। तुर्की के खलीफा को मुस्लिमों के धार्मिक प्रधान के रूप में देखा जाता था। उन दिनों यह अफवाह फैली कि तुर्की पर ब्रिटेन सरकार अपमानजनक शर्तें लाद रही है। इसी के विरोध स्वरूप 1919 और 1920 में अली बंधु, मौलाना आज़ाद, हसरत मोहानी तथा हकीम अजमल खान इनके नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन छेड़ा गया। इनकी प्रमुख 3 मांगें थीं। मुसलमानों के पवित्र स्थानों पर तुर्की के सुल्तान खलीफा का नियंत्रण रहे। खलीफा के अधीन इतना भूभाग रहे कि वह इस्लाम की रक्षा कर सके। जारिजात उल अरब सीरिया, इराक और फिलिस्तीन पर मुसलमानों की संप्रभुता बनी रहे। प्रथम विश्व युद्ध में मुसलमानों का सहयोग लेने के लिए अंग्रेज़ों ने तुर्की के प्रति उदार रवैया अपनाने का वादा किया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने यह वादा किया था कि हम तुर्की को एशिया माइनर और थ्रेस की उस समृद्ध और प्रसिद्ध भूमि से वंचित करने के लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं, जो नस्ली दृष्टि से मुख्य रूप से तुर्क है। परंतु बाद में अंग्रेज़ों इस वादे से मुकर गए। ब्रिटेन तथा उनकी सहयोगी ने उस्मानिया सल्तनत के साथ अपमानजनक व्यवहार किया तथा उनके टुकड़े टुकड़े कर थ्रेस को हथिया लिया। इससे भारत के राजनीतिक चेतना प्राप्त मुसलमान काफ़ी क्षुब्ध हुए। ब्रिटिश नीति में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन छेड़ने का निश्चय किया। शीघ्र ही अली भाइयों मौलाना अली एवं शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में एक खिलाफत कमेटी गठित हुई और देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया गया। वस्तुतः इस आंदोलन के साथ मुस्लिम जनता पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ी। कांग्रेस के नेता भी खिलाफत के आंदोलन में शामिल हुए और उन्होंने सारे देश में इसे संगठित करने में मुसलमान नेताओं की सहायता की। महात्मा गांधी भी खिलाफत आंदोलन में सहयोग देने के इच्छुक थे। उनके लिए खिलाफत आंदोलन हिंदू और मुसलमान की एकता में बांधने का एक ऐसा सुअवसर था जो सैकड़ों वर्षों में नहीं आएगा। शीघ्र ही गांधी जी खिलाफत आंदोलन के एक मान्य नेता के रूप में उभरे। नवंबर 1919 में गांधी जी खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष चुने गए। सम्मेलन में उन्होंने मुसलमानों से कहा कि वे मित्र राष्ट्रों की विजय के उपलक्ष्य में आयोजित सार्वजनिक उत्सवों में भाग नहीं लेंगे। उन्होंने धमकी दी, यदि ब्रिटेन ने तुर्की के साथ न्याय नहीं किया तो बहिष्कार और असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा। मौलाना आज़ाद, अकरम और फजलुल हक ने खिलाफत आंदोलन और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में बंगाल का दौरा किया। 1920 के प्रारंभ में ही हिंदुओं और मुसलमानों का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल वायसराय से मिलने गया, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि उन्हें ऐसी उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। एक प्रतिनिधिमंडल उसके बाद इंग्लैंड गया, परंतु प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने रुखा उत्तर दिया कि पराजित ईसाई शक्तियों के साथ किए जाने वाले बर्ताव से भिन्न बर्ताव तुर्कियों के साथ नहीं किया जाएगा। 1920 तक ब्रिटिश हुकूमत ने खिलाफत नेताओं से यह स्पष्ट कह दिया था कि वे अब और अधिक उम्मीद न रखें। सब्रेस की संधि इस बात का सबूत थी कि तुर्की के विभाजन का फैसला अंतिम है। बहुत ही रोष फैला। गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध अहिंसक आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। 9 जून 1920 को इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी ने इस सलाह को सर्वसम्मति से स्वीकार किया और गांधी जी को इस आंदोलन का नेतृत्व करने का दायित्व सौंपा गया। असहयोग का 4 चरणों वाला एक कार्यक्रम घोषित किया गया, जिसमें उपाधियों, सिविल सेवाओं, सेना तथा पुलिस का बहिष्कार और अंततः कर को न देना शामिल था। गांधी जी ने कांग्रेस को भी खिलाफत और अन्य मुद्दे पर असहयोग आंदोलन छेड़ने के लिए मना लिया। इस तरह दोनों संगठनों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। खिलाफत कमेटी ने मुसलमानों से कहा
कि वे सेना में भर्ती न हो। इसके लिए अली बंधुओं को गिरफ्तार कर दिया गया था। इस पर कांग्रेस ने सारे भारतीयों से अपील की कि वे किसी भी रूप से सरकार की सेवा न करें। आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने व्यापक दमन चक्र का सहारा लिया। खिलाफत आंदोलन अपने मूलभूत उद्देश्यों में सफल नहीं रहा। खिलाफत का प्रश्न जल्द ही अप्रासंगिक हो गया। तुर्की की जनता मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में उठ खड़ी हुई। 1922 में मुसलमानों को सत्ता से वंचित कर दिया गया। कमाल पाशा ने तुर्की के आधुनिकीकरण के लिए तथा इसे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप देने के लिए कई बड़े कदम उठाए। उन्होंने खिलाफत समाप्त कर दी और संविधान से इस्लाम को निकालकर उन्हें धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हुआ, स्त्रियों को व्यापक अधिकार मिला और उद्योग धंधा का विकास हुआ। इन कदमों से खिलाफत आंदोलन की बुनियाद ही नष्ट हो गई। अपने मूलभूत उद्देश्यों को पूरा नहीं करके भी परोक्ष परिस्थितियों की दृष्टि से यह आंदोलन काफ़ी सफल रहा। खिलाफत आंदोलन के परोक्ष परिणाम: मुसलमानों का राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होना। इस आंदोलन के फलस्वरूप देश के मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए तथा राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े। उन दिनों देश में जो राष्ट्रवादी उत्साह तथा उल्लास का वातावरण था, उसे बनाने में काफ़ी हद तक इस आंदोलन का भी योगदान था। हिंदू मुस्लिम एकता को बल: इस आंदोलन के फलस्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता की भावना को बल मिला। दोनों ने मिलकर विदेशी सरकार से संघर्ष किया तथा एक दूसरे की भावनाओं का आदर किया। नमस्कार।